नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर्य एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ गणित पेडागोजी के क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। ये किसी ना किसी इससे पहले टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो या सी टेट हो, है ना। तो हर टेट के लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा इसको देखना ध्यान से और गैस करके आंसर देना है, और उसके बाद अपन देखना है कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या आप लोगों का बेस कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण के दौरान बालक को कोई पाठ्य पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि गणित शिक्षण के दौरान, मतलब गणित आप पढ़ा रहे हैं, बालकों को पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, गणित का पूर्व एक शिक्षक को किसका किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, है ना। मतलब आप क्लास में जा रहा है तो उससे पूर्व अपन को ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए शिक्षक को। संबंधित पाठ के उद्देश्य का, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों का, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक का, है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आप लोग गैस करके बताएं क्या रहेगा। संबंधित पाठ के उद्देश्य का। देखिए जो जब तक आप संबंधित जो पाठ है उसके उद्देश्य, पाठ से संबंधित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक आप अच्छा शिक्षण नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण क्षमता पर निर्भर करती है ना। देखिए एक बार और, गणित शिक्षण में त्रुटियों, यदि आप गणित पढ़ा रहे हो और उसमें त्रुटियों के विश्लेषण हेतु, है ना, त्रुटियां कर रहे हो और उसके विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण क्षमता पर निर्भर करती है। शिक्षक की, छात्र की, अभिभावक की, प्रधानाचार्य की। तो दोस्तों आप लोगों को बताना क्या है इसका। तो देखिए, जब गणित शिक्षण की त्रुटियों का विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी दक्षता पर निर्भर करता है, ये शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक ही जाएगा क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना। वही अधिगम करता है और अब वही अधिगम करा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित पढ़ाने के लिए उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्न में से कौन सा विचार इस उपागम में वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता। तो देखिए, जो गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में जो समस्या समाधान के लिए चर्चा हुई और शिक्षकों ने इसके लिए 4 विचार बताए हैं, तो इनमें से बताना है कि ये कौन सी नहीं है ना। 3 सही हैं और एक इसमें से कोई सा गलत है, तो आप लोगों को बताना है। मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जुड़कर बेहतर होता है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है। मेरे विचार से समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए। तो दोस्तों इसका क्या है आंसर, आप लोगों को गैस करके बताना है ना। इसका आंसर क्या है, तो देखिए क्या है, मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तकों में के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जाना चाहिए। तो ये ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होगा, ये भी ठीक है। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणित तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है ना। मेरे हिसाब इससे और इसका कोई संबंध नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कि गणित में कौन सा चरण जो है वो समस्या समाधान विधि का नहीं है ना। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, मतलब शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, समस्या को समझना और परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा कि इसका पहला नहीं है, क्योंकि शारीरिक सौष्ठव से मतलब है शारीरिक सुकून, है ना, को अधिक महत्व देना, है ना दोस्तों। तो इस तरीके का ये वो नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, है ना, तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा दी है, किसने दी है, कीन्स ने दी है, हावर्ड्स ने दी है, ह्यूमस और सिम्पसन ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है ना। तो आप लोगों को बताना दोस्तों इसका क्या आंसर है। देखिए क्या दिया, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं ना। सीखने संबंधी क्रिया क्या होती हैं,
अग्रसर होती हैं। यह समस्या समाधान की कौन सी परिभाषा, ये किसने दी है? कीन्स ने दी, हर्बर्ट ने दी है, योकम और सिम्पसन ने दी है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों योकम और सिम्पसन। ये आप याद रखना, योकम और सिम्पसन ने क्या दी है? समस्या समाधान की प्रक्रिया एक ऐसी है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं। ये किसने कहा था? योकम और सैमसन ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्षेत्रवृत्ति पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह खालिस्तान का अनुपालन कर रहा है। देखिए ये तो विधियों से संबंधित है दोस्तों, निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का, आगमन का उपागम का। देखिए क्षेत्रवृत्ति पढ़ाने से पहले क्या कर रहा है शिक्षक? बोर्ड सबसे पहले क्या लिख देता है? सूत्र लिख देता है ना। जब सूत्र लिख देता है तो ये कौन सी विधि यहाँ पर यूज़ कर रहा है वो? तो ये होती है निगमन विधि, है ना। ये क्या होती है? निगमन विधि, है ना। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में पहले क्या होता है? पहले हम फार्मूले लिख दिए जाते हैं और उसके बाद उनसे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में पहले हम उस समस्या को हल कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूला बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ना, ये कौन सी विधि है? निगमन विधि। निगमन विधि में सूत्र पहले लिखे जाते हैं और उसके बाद व्याख्या की जाती है, और आगमन विधि में क्या होता है? पहले व्याख्या की जाती है, उसके बाद सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। देखिए गणित शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, यह सभी। तो आप लोगों को बताना है गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है क्या? प्रदर्शन विधि है क्या? आगमन निगमन विधि है? यह सभी है ना। तो गणित शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है दोस्तों? तो आप लोगों को बताना, देखिए व्याख्यान विधि भी बेस्ट है, प्रदर्शन विधि भी बेस्ट है, और आगमन और निगमन भी। तो इसका सही आंसर रहेगा उपरोक्त चारों, है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम, है ना, मतलब कम से कम गलती करें, करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें? बालकों में गणित चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं। ठीक है, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हस्तोत्साहित ना करें, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बताऊं दोस्तों इसका आंसर क्या है। देखिए प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर, आप नर्सरी से बोल सकते हो, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के बच्चों में, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए, यदि बच्चे कम करें, इसलिए शिक्षक को चाहिए देखिए बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराया जाए, बिल्कुल सही है। बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, ये भी सही है। बालकों को हस्तोत्साहित ना रखें, हस्तोत्साहित ना रखें, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो आप लोगों को बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर, है ना, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 से 8, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, व्यवहारिक रूप में, या आध्यात्मिक रूप में? तो आप लोगों को बताना दोस्तों, इससे पहले भी शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या है? व्यवहारिक रूप में। क्या है? व्यवहारिक रूप में। जब तक गणित आप व्यवहार में नहीं लाओगे, जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं होगा। तो दोस्तों हमें गणित को किस में लाना है? व्यवहार में लाना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। तो आप लोग देखिए बालकों में, जो बालक हैं, में गणित संबंधी जो त्रुटियां हैं उनका पता लगाने के लिए आवश्यक है। क्या है? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, स्वभाव परीक्षण। तो आप लोगों को बताना है बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है ना दोस्तों। तो आप लोग बताना क्या है इसका? उपचारात्मक परीक्षण है क्या? निदानात्मक परीक्षण है, मौखिक परीक्षण, या स्वाभाविक? तो इसका आंसर क्या है? निदानात्मक परीक्षण। देखिए त्रुटियों को पता लगाने के लिए हम कौन सी क्लास लगाते हैं? निदानात्मक क्लास, है ना, निदानात्मक क्लास। ठीक है ना। फिर उसमें हम जो भी उसकी त्रुटियां उसको निदान करते हैं ना, उसको समझते हैं, है ना, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटियां प्रमुख हैं। देखिए गणित जब शिक्षण होता है तो गणित शिक्षण द्वारा कौन सी त्रुटियां की जाती हैं? नंबर 1, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना, शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना, उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बताना क्या है दोस्तों? देखिए इसका बताना, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली
त्रुटि प्रमुख है? कौन सी प्रमुख है? देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, तो ये बात सही है कि उपयुक्त त्रुटियों का प्रयोग नहीं कर पाना, है ना। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना है, ठीक है ये भी। शिक्षण कार्य के बीच बीच में कक्षा में घूमकर बालों को निरीक्षण करना, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, है ना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? देखिए, क्वेश्चन दिया है बच्चों की अभ्यास जो पुस्तिका है विश्लेषण करना है, उसका क्या करना है? विश्लेषण करने के लिए निम्न में से आप किसकी जांच करेंगे? काट पीट की, लिफ्ट लिफ्ट लिखावट की, शुद्धता की, उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को बताना दोस्तों इसका क्या रहेगा। देखिए, बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करनी है तो आपको देखना है, विश्लेषण करना है। किसकी जांच करेंगे आप? किसकी करेंगे? काट पीट की तो करेंगे नहीं, है ना। और लिखावट की भी ठीक है, शुद्धता की। किसकी बात करेंगे हम? विश्लेषण कर रहे हैं मतलब चेक कर रहे हैं, तो किसकी अब बात करेंगे हम? शुद्धता की बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, रमन चार तीलियों को जोड़कर एक चक्र, देखिए दिखाया गया है ना, तैयार करता है। फिर वह अपनी पुस्तिका में यह तालिका बना रहा है ना। क्या कर रहा है? देखिए, रमन चार तीलियों को जोड़कर एक चक्र तैयार करता है, फिर वह अपनी पुस्तिका में एक तालिका बना रहा है। आप देखते हैं कौन सी तालिका बना रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरीके की ये तालिका बना रहा है। चक्रों की संख्या जब एक है तो तीलियां कितनी हैं? चार। जब चक्रों की संख्या दो है तो तीलियां कितनी हो जाएंगी? आठ। जब चक्रों की संख्या तीन होगी तो तीलियां हो जाएंगी 12। जब चक्रों की संख्या यहाँ पर चार होंगी तो तीलियां कितनी हो जाएंगी? 16। जब चक्रों की संख्या पाँच होगी तो यहाँ पर तीलियां कितनी हो जाएंगी? 20। तो अब आप लोगों को उपरोक्त के आधार पर आप क्या कहेंगे? रमन खेल खेल रहा है, रमन गणित सीख रहा है, रमन खेल के साथ गणित सीख रहा है, रमन समय पास कर रहा है। तो आप लोगों को बताना दोस्तों, रमन क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना दोस्तों। आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर रमन क्या कर रहा है। क्या है? रमन खेल खेल रहा है क्या? रमन गणित सीख रहा है क्या? रमन खेल के साथ गणित सीख रहा है। तो आंसर क्या है? वो खेल भी खेल रहा है और उसके साथ क्या सीख रहा है? गणित भी सीख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, है ना। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गणित विषय में छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गणित विषय में, जो गणित विषय में है ना, छात्रों में गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? मौखिक कार्य, है ना, निर्धारित तथा सीमित समय में दत्त कार्य, गणना संबंधी सहायक सामग्री का प्रयोग, एक व दो। तो आप लोगों को बताना दोस्तों इसका क्या है। देखिए, गणित विषय में छात्रों के गति एवं शुद्धता विकसित करने के लिए, पहले हमें गति और शुद्धता दोनों विकसित करने के लिए गणित अध्यापक को शिक्षण कार्य में क्या करना चाहिए? देखिए, मौखिक कार्य भी ये भी रखना चाहिए, है ना। निर्धारित समय सीमित दत्त ये भी होना चाहिए, मतलब एक निर्धारित समय सीमा होना चाहिए किसी भी चीज़ की, है ना। और गणना संबंधी सहायक की तो ये तो नहीं कह सकते, गणना सहायक सामग्री का प्रयोग एक और दो। ऑप्शन क्या है? चार, एक और दो, मतलब एक और दो मौखिक कार्य और निर्धारित समय सीमित में दत्त कार्य, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, है ना। अब भिन्नों का योग पढ़ा रहा है तो त्रुटि क्या होती? देखिए दोस्तों, 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना कर दिया उसने? 2/5 कर दिया दोस्तों। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? अब इसका उपचार करना है ना। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करें, है ना। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, है ना, लघुत्तम समावर्तक, है ना, लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करें। इनमें से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होंगे वह समझ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को? अब समझना है इसको, है ना, समझ के क्वेश्चन लगाना। देखिए क्या होगा, देखिए, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चे की सहायता करें। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। लघुत्तम समावर्तक की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लघुत्तम, कि वो बच्चा क्या नहीं ले पा रहा? लघुत्तम नहीं ले पा रहा। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 आ जाएगा, 5 इधर 5 आ जाएगा, तो 5/6 आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे हम? इसके लघुत्तम की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लास्ट क्वेश्चन भी है, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर
कृत करने के योग्य हैं, है ना। वेन हाइल के अनुसार हाइल के अनुसार वे ज्यामिति खालिस्तान पर हैं, ठीक है ना। वेन हिले के अनुसार, हिले है, हाइल लिखा है इसमें, वेन हिले के अनुसार, है ना। प्राथमिक स्तर में बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिले के अनुसार ज्यामिति पर हैं। कौन सी हैं? मानसिक चित्रण पर, है ना, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, औपचारिक निगमन स्तर पर। तो दोस्तों आप लोग बताना किस पर हैं? तो मानसिक चित्रण पर। क्या है इसका दोस्तों? मानसिक चित्रण पर। तो ये थे दोस्तों मोस्ट आईएमपी, ये आपकी विधियों से संबंधित है ना। जो एजुकेशन में विधियां रहती हैं ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे दोस्तों। यदि अभी तक आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल तैयारी करते रहिए, है ना। जितने मैंने यहाँ से आपको जो शिक्षण शास्त्र गणित शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन बताए हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आईएमपी क्वेश्चन, यदि आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो गणित की पेडागोजी लगभग आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, है ना। तो अभी तक यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर देना। तो ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।